हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स को और इसको हम शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। इन डेप्थ ये वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग आज देखेंगे और लैग्रैन्जियन और यूलेरियन मेथड को भी थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से आती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो कि उन फ्लूइड की स्टडी करती है जो मोशन में होते हैं। डायनेमिक्स वर्ड आया है मोशन से, तो जब कोई भी फ्लूइड मोशन में होता है तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। उसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स हमारे पास बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। तो जब भी हम लोग फ्लूइड की स्टडी करेंगे और वो मोशन के अंदर होगा तो हम लोग डायनेमिक्स के अंदर उसको पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी फोर्स अप्लाइड हो रही है और फोर्स अप्लाई होने पर फ्लूइड मोशन में आ रहा है तो उसकी स्टडी डायनेमिक्स के अंदर करी जाती है। और अगर हमारे पास बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं और हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है विस्कस फ्लूइड, एक होता है नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड के अंदर क्या होता है ना कि अगर हमारे पास सपोज वाटर है तो वाटर लेयर्स की फॉर्म में चलता है, तो वाटर की लेयर के बीच में एडहेसिव फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। तो विस्कस फ्लूइड के अंदर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से उनका जो नेचर होता है वो विस्कस नेचर का होता है। नॉन विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, एक तरीके से उनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और इसलिए हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जनरली नॉन विस्कस फ्लूइड की स्टडी नहीं करते हैं, हम जनरली विस्कस फ्लूइड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नॉन विस्कस फ्लूइड को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्रेसिबल और एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे गौर करना। तो अगर हमारे पास लार्ज फोर्स अप्लाई करने पर वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। मतलब आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई बट वो लिक्विड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वो लगभग सेम रहा, तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। और अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो वो कंप्रेसिबल की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि जो मोशन और रेस्ट होता है किसी भी चीज़ का वो हमेशा रिलेटिव होता है, रिलेटिव क्वांटिटीज़ है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप रेस्ट पे या मोशन पे सिर्फ तभी बोल सकते हो जब आपको ये पता हो कि ऑब्जर्वर कौन है और कहाँ से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो डायनेमिक्स की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें तो दोनों के अंदर फोर्स एक्ट करती ही करती है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज़ विस्कस फ्लूइड क्या होता है। तो विस्कस फ्लूइड को समझने के लिए आपको समझना है कि विस्कस फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारे पास अगर हम NLOV पढ़े, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो वो बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होता है इसको हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ IJ, ये शेयर स्ट्रेस के लिए। और जो ये म्यू इंटू EJ हमारे पास है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास इस म्यू आई और EIJ में जो म्यू आई है उसको हम डिस्प्लेसमेंट फॉर शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और EJ इसके अकॉर्डिंग हमारे पास शेयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि फ़्लो की बात करें तो फ़्लो कितने टाइप के होते हैं। देखो फ़्लो के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि फ़्लो को हम डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले टाइप का जो फ़्लो होता है उसको यूनिफॉर्म फ़्लो बोलते हैं। यूनिफॉर्म फ़्लो ऐसा फ़्लो होता है जो हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब हमारे पास जो फ़्लो होगा ना वो इंडिविजुअली चलेगा, यूनिफॉर्मली चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो इसके अंदर पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो अगर हमारा फाई, जिसको हम फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, अगर हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब हमेशा वो सेम बना रहेगा, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे।
और अगर हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक फंक्शन जो फ्लो को पता लगाता है कि फ़्लो कैसा है, अगर वो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। फ्लो हमारे पास इसके अलावा दो टाइप के और हो सकते हैं, स्टडी और अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में भी सेम ऐसा होता है। स्टडी फ्लो मतलब जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, फ्लो टाइम के अनुसार चेंज ना हो। तो अगर हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक या फाई टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारा फ्लो स्टडी कहलाएगा। और अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है दैट मीन्स वो अनस्टडी होगा। फ्लो हमारे पास 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। अगर हमारा फ्लो सिर्फ एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करे, मतलब फ्लो की प्रॉपर्टी या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे तो वो 2 डायमेंशन, और अगर 3 कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे तो वो 3 डायमेंशन फ्लो कहलाएगा। हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे पास न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दोनों की तरह एक्ट करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब जो न्यूटन्स लॉ को ऑबे करे, और जो नॉन न्यूटोनियन होता है वो न्यूटन लॉ को ऑबे नहीं करता है। अगर हमारी बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर लार्ज और पतली वेसल्स भी होती हैं, जैसे हमारे हार्ट के अंदर जो होती है वो लार्ज वेसल्स होती हैं, और हमारे जो आर्म्स वगैरह या फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स और होते हैं उसके अंदर हमारे पास नैरो वेसल्स भी होती हैं। तो जो लार्ज वेसल्स हैं उसके अंदर तो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा, और जब वो नैरो वेसल्स आएंगी तो नॉन न्यूटोनियन की तरह। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास एक तरीके से शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का। तो टाउ आई जे इक्वल टू म्यू इंटू ई आई जे, इसमें म्यू आई डिस्प्लेसमेंट था शेयर स्ट्रेस के लिए, और अगर मैं टाउ आई जे इक्वल टू म्यू इंटू ई आई जे लिखता हूँ दूसरे वाले के लिए, तो म्यू आई जे यहाँ पे वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है फॉर शेयर स्ट्रेन। तो इसको आपको समझने का यहाँ पे ज़रूरत है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका टाउ और म्यू आई जे में, मतलब इनके बीच में लीनियर रिलेशन होगा। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा उस केस में इनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं होता है, कुछ पावर पे डिपेंड करता है, तो न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो वो कर्व बनेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। नाउ अब ये जो फाई की बात मैंने करी, जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोल रहे हैं उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है। तो देखो, किसी भी फ्लो को समझने के लिए कि लिक्विड का फ्लो किस टाइप का है, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है जिसको हम फाई फंक्शन बोलते हैं, जिसको जो फ्लो को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ लिखा है कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसको हम फॉलोइंग मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास फ्लो को बताने के लिए। पहला मेथड होता है लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा होता है आइलेरियन मेथड। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन है, उसी को हमको देखना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैग्रेंजियन मेथड से। तो लैग्रेंजियन मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम लोग जिस फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं वो हमारे पास एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करी जाती है, और हमारे पास बात करेंगे हम इसमें कि वो इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो। इस मेथड के अंदर इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को सेलेक्ट करके उसकी स्टडी करी जाती है किसी फ्लो फील्ड के अंदर, और उसी पार्टिकल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर स्टडी के लिए आगे ले जाया जाता है। मतलब अगर मुझे पूरे फ्लो की स्टडी करनी है तो पूरे फ्लो में तो हज़ारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, तो मैं किसी भी एक पार्टिकल की स्टडी करूँगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी करूँगा लैग्रेंजियन मेथड के अंदर, और वहाँ से मैं फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करूँगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे फ्लो की वेलोसिटी, प्रेशर या स्ट्रेस या स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस छोटे से पार्टिकल की स्टडी करके उसको जनरलाइज कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें वेलोसिटी, प्रेशर वगैरह इन सबको स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करा जाता है। इसको मैं और क्लियर करने के लिए आगे आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं लैग्रेंजियन मेथड को मैथमेटिकली समझाना चाहूँ तो उसका यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है, इसको हम ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ध्यान से देखना, लेट कर लेते हैं कि एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इनिशियल पोजीशन है फ्लूइड पार्टिकल की। थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। देखो, आप एग्जांपल के लिए आप एक फ्लूइड ले लो। इस फ्लूइड के अंदर आप यहाँ पे 2 पार्टिकल्स को कंसीडर करो, सपोज ये और ये। अब जो ये स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है, इसकी जो पोजीशन है आप इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट और टी मान लो, ठीक है। चाहे तो टी नॉट भी बोल सकते हो, आपका अपनी मर्जी है। ये जो होगा ये इनिशियल पोजीशन है, ये इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, और टी टाइम के बाद यही पार्टिकल हमारे पास इस फ्लो के चलते इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब इसकी जो नई पोजीशन होगी वो एक्स, वाई, जेड और टी होगी। अब हम इस पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर हमने एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इनिशियल पोजीशन ली है फ्लूइड पार्टिकल की,
इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, ये किसी भी टाइम टी पर है जो टी नॉट से बड़ा है, मैंने बोला टी नॉट भी ले सकते हो। लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हम लोग करंट पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान देना, यही मेन बात है कि लैग्रेंजियन मेथड के अंदर हम लोग जो फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन होती है ना, जो पोजीशन होती है फ्लूइड पार्टिकल की, उसको करंट पोजीशन के रेफरेंस में समझा जाता है। ठीक है, मतलब जो करंट पोजीशन होती है फ्लूइड पार्टिकल को की, उसको इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में कैलकुलेट करा जाता है। मतलब कोई अगर मुझसे ये पूछेगा कि इस पॉइंट पर, इस बाद वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल की एक्स वाई जेड टी जो मैंने ये पोजीशन लिखा है, ये किसके रेफरेंस में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास लैग्रेंजियन मेथड होगा। सो इन लैग्रेंजियन मेथड करंट पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड टाइम टी। अगर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा x लिखा है हमने, ये x हमारे पास फंक्शन होगा x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t का इनिशियल, वैसे ही y जो होगा वो फंक्शन होगा x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t का, और z हमारे पास फंक्शन होगा x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t का। हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो x y z 3 कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी v वेलोसिटी है, तो t टाइम के बाद अगर मैं उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब u जो है वो x एक्सिस के अंदर है ना। डायग्राम अगर आप समझना चाहोगे तो x एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है वो u है, y एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है वो v होगी, और z एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो w होगी। तो अगर मैं u को लिखना चाहूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा, और हम डी एक्स अपॉन डी टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि u जो है वो x एक्सिस में है। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे हमारे पास f1 जो था वो x की वैल्यू थी ना, x इज इक्वल टू F1 x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t। तो मैंने डिफ्रेंशिएट करा इस f1 वाले फंक्शन को, x को डिफ्रेंशिएट करा तो मैं f1 और ऊपर एक छोटा सा डॉट भी लगा देता हूँ कई बार, मतलब d बाई डी टी ना लिखने की बजाय मैं f1 डॉट लिख देता हूँ कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हो छोटा सा डॉट लगा है, x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t। सिमिलरली अगर मैं v निकालूंगा तो मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि आएगा f2 x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t, और ऊपर एक डॉट लगा दिया इस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। सिमिलरली जब मैं w निकालूंगा तो dz अपॉन dt होगा, और वो भी f3 x नॉट वाई नॉट जेड नॉट और t होगा। इसको लेट अस सपोज इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले पोजीशन डिफाइन करी, फिर हमने इसकी वेलोसिटी निकाली। अब पोजीशन पता है, वेलोसिटी पता है, तो तीसरा काम होता है एक्सेलरेशन निकालना। तो अगर मैं फ्लूइड पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालूं टी टाइम में तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऊपर जो वेलोसिटी आई हमारे पास, इसको अब हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन चाहिए तो यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए हमको तो वी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए तो मुझे जेड को डब्ल्यू को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने का हम उसको सिंपली डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें, हमने बात करें कि फाई क्या होगा। फाई को तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, सिर्फ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करी। अब अगर हम बात करें कि फाई हमारे पास अगर कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्लो को डिटरमाइन करेगी, तो वो जो फाई हमारे पास है कैपिटल फाई, वो इक्वल होगा स्मॉल फाई के और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी। मतलब फ्लो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी का फंक्शन होगा, क्योंकि जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें तो होती हैं, और ऊपर हमने सबको निकाल के देखा वो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी पे ही डिपेंड करेगी। लेट अस से इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है फ्लो की, वो हाईली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे ज़रूरी बात, आपसे पूछा जाता है कि लैग्रेंजियन मेथड को क्यों अडॉप्ट नहीं करा जाता, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैग्रेंजियन मेथड के अंदर ये जो फाई फंक्शन आया वो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी का आया। और इस केस में अगर आप चेक करो, देखो यहाँ पे ऊपर डिफरेंशिएशन हो रहा है, देख रहे हो F2 डॉट F3 डॉट, मतलब ये डिफरेंशिएशन है ना, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है। मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी वो एक तरीके से एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, और जो तीन वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करा जाता है, और देखा जाएगा कि ये नॉन लीनियर भी बनती हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, वो भी नॉन लीनियर है। तो देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या लिखा है, इन लैग्रेंजियन मेथड
governing equations are simultaneous non-linear partial differential equation in large numbers। मतलब लीनियर डिफरेंशियल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले से थी पार्शियल में, ऊपर से बहुत ज़्यादा भी हैं, ऊपर से साइमल्टेनियस भी है। मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और यहाँ तो बहुत सारे लार्ज नंबर में आएंगे और साइमल्टेनियस भी है। इसलिए इस अप्रोच को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करा जाता फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। इस वजह से हम लोग लैग्रेंजियन मेथड को सिर्फ तभी लगाएंगे, लैग्रेंजियन मेथड को सिर्फ तभी लगाना अगर हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो हो, ठीक है। सो जनरली दिस अप्रोच इज यूज्ड फॉर 1D फ्लो ओनली। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं आइलेरन मेथड के ऊपर। तो देखो आइलेरन मेथड को समझने से पहले आप ये समझो कि हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कंटीनम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक टर्म हमारे पास आती है कंटीनम हाइपोथेसिस। तो देखते हैं पहले। तो देखो कंटीनम हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको यहाँ समझो। व्हाट इज़ कंटीनम हाइपोथेसिस? देखो हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर पूरा फ्लो चल रहा है, मतलब लिक्विड फ्लो कर रहा है। फिर वही बात कि पूरी लिक्विड की स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर जगह लिक्विड का फ्लो अलग अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेता हूँ और उसके अंदर एक पार्टिकल को ले लेता हूँ, मैं उस पार्टिकल की स्टडी करता हूँ। तो वही हमारे पास आइलेरन मेथड का मेन कॉन्सेप्ट है, और इसी को हम कंटीनम हाइपोथेसिस बोलते हैं। देखो लिखा है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी समझते हो? मतलब रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। या अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स आप मान सकते हो। तो अगर हम बोल रहा है कि कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसको हम उसके अंदर पार्टिकल को आइसोलेट नहीं कर सकते रिजिड बॉडी से। तो अगर हमें स्टडी करना है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, तो हमको एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा और उसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल लेके उस पार्टिकल की स्टडी करेंगे। और जब हम उस हर एक पार्टिकल को स्टडी करना होगा तो हम उस एक पार्टिकल की स्टडी करके कैरेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हैं हर पार्टिकल की सेम मैनर के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मास होता है वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे रीजन में जो हम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब पूरे हम देखेंगे तो मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो हम कोई भी एक पार्टिकल लेके उसकी स्टडी करते हैं। तो आइलेरन मेथड क्या होता है कि एक फ्लूइड पॉइंट को सेलेक्ट करा जाता है कंटीनम हाइपोथेसिस के बेस पर, और उसको प्रेफर करा जाता है कि फर्दर स्टडी के लिए। तो अगर हमें चेंज इन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को ओबे कराना है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सबको ओबे कराना है, तो हम लोग कंटीनम हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे। हम एक फ्लूइड पॉइंट को कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना, फ्लूइड पॉइंट या फ्लूइड पार्टिकल भी इसको आप बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा लैग्रेंजियन मेथड से। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो मान लेते हैं कि XYZ पोजीशन है फ्लूइड पॉइंट की, मतलब जो करंट पोजीशन है ना किसी भी फ्लूइड पॉइंट की, वो इस बार XYZ है एट टाइम t ग्रेटर देन 0। देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन ऑफ XYZ-t। तो कह रहा है कि अब अगर मैं फ्लूइड पॉइंट की वेलोसिटी को पता लगाना चाहता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी जैसे पोजीशन पता लगाई थी वैसी वेलोसिटी भी, तो फ्लूइड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस में, वो फंक्शन होगी एक्स वाई जेड और टी का। डिफरेंस क्या था? देखो लैग्रेंजियन के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही थी वो फंक्शन आ रही थी एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट और टी का, इनिशियल पोजीशन का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने इनिशियल पोजीशन को कुछ नहीं माना, सिर्फ हमने पोजीशन बता दी फ्लूइड पार्टिकल की एक्स वाई जेड है किसी टाइम टी पर, और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं जो कि है फंक्शन एक्स वाई जेड और टी का। वैसे वी फंक्शन है एक्स वाई जेड टी का, डब्ल्यू फंक्शन है एक्स वाई जेड टी का। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होगा एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर, वो भी हमारे पास हम कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस में हमें वेलोसिटी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई रिस्पेक्ट में चाहिए तो वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और डब्ल्यू चाहिए तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारा फाई कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, तो फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी। सो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा भी है, इन यूलेरियन मेथड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ करंट पोजीशन एंड टाइम। तो यूलेरियन मेथड के अंदर जो हमारे पास फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो करंट पोजीशन और टाइम का फंक्शन होती है, बट लैग्रेंजियन के अंदर वही इनिशियल पोजीशन और टाइम का फंक्शन थी। तो क्योंकि ये करंट पोजीशन का फंक्शन है, इस वजह से इस मेथड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि करंट पोजीशन पर डिटरमाइन करती है। इसको ये मतलब नहीं कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसको करंट पोजीशन से मतलब होती है, इस वजह से हमने इसको यूज़ करा। अब यहाँ पे हम फर्दर आगे बात करते हैं और देखते हैं कि लैग्रेंजियन और यूलेरियन मेथड में दोनों में क्या रिलेशन है।
सो रिलेशन बिटवीन लैग्रेंजियन टू यूलरियन मेथड समझने के लिए, अगर फाई कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है लैग्रेंजियन मेथड के अंदर, तो अगर हमें पता है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लैग्रेंजियन लेके चलेंगे और इसको हम आइलेरियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लैग्रेंजियन में क्या होता है कि जो फाई होता है वो फंक्शन होता है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी का, जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इनिशियल पोजीशन होती है फ्लूइड पार्टिकल की किसी टी नॉट टाइम पर। तो अगर हम एक्स वाई जेड हमारे पास करंट पोजीशन है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की, तो अब इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए एक्स वाई जेड और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट में, हम जेड ये लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो एक्स हमारे पास है ना, जो इनिशियली हमने एक्स लिखा है, ये और कुछ नहीं, ये एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो है इसका फंक्शन होगा। वैसे ये जो वाई होगा, वाई हमारे पास जो वाई है करंट पोजीशन, ये हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी का फंक्शन होगा, और जो z हमारे पास है वो भी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी का फंक्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इनिशियल मान के चल रहे हैं कि जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पर डिपेंड कर रही है। इस वजह से हमने ऐसा लिखा कि एक्स वाई जेड भी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पर डिपेंड करेंगे। इसके बाद अगर हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो 3 इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास। देखो एक्स वाली एक इक्वेशन है, वाई वाली एक इक्वेशन है, जेड वाली एक इक्वेशन है, जो एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट में है। तो हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स नॉट जो होगा वो सेम, अगर हम एक्स नॉट निकालेंगे तो वो यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये जेड एक्स और वाई इसका फंक्शन आएगा, वाई नॉट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा और जेड नॉट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा। अब देखो अगर हम बात करें, हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, अगर हम इसका यूज़ थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर करें तो क्या हमारे पास होगा। देखो ये थर्ड में एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, G1 एक्स वाई जेड टी, वाई नॉट की वैल्यू G2 एक्स वाई जेड टी और जेड नॉट की वैल्यू G3 एक्स वाई जेड टी। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के आप यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की प्लेस पे रख दो। तो एक्स नॉट की प्लेस पे रखोगे तो ऐसा दिखेगा फाई, वाई नॉट की प्लेस पे रखोगे वाई नॉट की वैल्यू तो ऐसा दिखेगा, और जेड नॉट की प्लेस पे रखोगे तो ऐसा दिखेगा, आगे यहाँ पे टी भी आएगा। तो फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल द 3। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, फाई के ऊपर बार लगा के एक नया फंक्शन बना दिया जो कि एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है भाई, क्योंकि इसके अंदर के हर एक क्वांटिटीज एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, तो हम एक नया फंक्शन फाई बार बोल के उसको भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है। सो हेंस ये जो फाई इक्वल टू फाई बार है, ये फंक्शन होगा करंट पोजिशन और टाइम का। भाई ये जो फाई बार था ना, ये करंट पोजिशन टाइम का फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है। और हम लेके चले थे कि एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इनिशियल पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से जो मेथड है हमारे पास ये आइलर मेथड कहलाएगा। तो लैग्रेंजियन लेके चले और आइलेरियन तक पहुंच गए। अब आगे देखते हैं कि अगर हम आइलेरियन को लेके चले तो क्या लैग्रेंजियन तक पहुंच पाएंगे, तो उसको देखो। सो रिलेशन बिटवीन यूलरियन टू लैग्रेंजियन, अगर हम साई लेके चले तो साई कोई भी एक्स वाई जेड और टी की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आइलर मेथड के अंदर। और यू वी डब्ल्यू हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो सुनो, अब हमने आइलेरियन को लेके चलना है। तो आइलेरियन में जो फाई होता है ना, ये साई है, ये एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा ना, करंट पोजीशन का फंक्शन होगा। तो ये फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है आइलर मेथड की। यू वी डब्ल्यू हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट है और ये आइलर मेथड है, तो यू जो होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, वी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और F3W भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। इतनी बात तो हमें क्लियर है। अब लैग्रेंजियन मेथड में अगर हम u की बात करें, u हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और z होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे ध्यान रखना एक्स नॉट वाई नॉट नहीं आएगा, एक्स वाई जेड ही आएगा, क्योंकि वो उसी का फंक्शन है। अब अगर मैं इक्वेट करूँ 4 और 5 इक्वेशन को, ये 4th इक्वेशन जो हमारे पास थी, इस इक्वेशन को और इस 5th इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूँ, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से मुझे क्या मिलेगा, dx बाई dt की वैल्यू मिलेगी एक्स वाई जेड टी। अभी कैसे मिली देखो ज़रा। देखो u हमारे पास f1 एक्स वाई जेड टी है और u हमारे पास dx बाई dt भी है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो dx बाई dt मस्ट बी इक्वल टू f1 एक्स वाई जेड टी लिख दिया, dy बाई dt इसके इक्वल, dz बाई dt इसके इक्वल, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या दिखा, देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई, डिफरेंशियल इक्वेशन आई 3, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब सिस्टम ऑफ 3 साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, इनका ऑर्डर 1 है। देखो एक्स की डिग्री 1, वाई जेड तीनों की डिग्री 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 कांस्टेंट मिलेंगे, है ना, 3 कांस्टेंट मिलेंगे। तो C1 C2 C3 3 कांस्टेंट मिलेंगे, क्योंकि 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x हमारे पास फंक्शन आएगा C1 C2 C3 का, y भी C1 C2 C3 का फंक्शन आएगा और z भी C1 C2 C3 का
फंक्शन आएगा। अब ये C1 C2 C3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना होता है तो हमको इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन लेके चले x x नॉट है, y y नॉट है, z z नॉट है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टार वाला पॉइंट है कि इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके आप यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो इनिशियल कंडीशन में तो x नॉट y नॉट z नॉट ही लेते हैं, तो x नॉट जो होगा वो C1 C2 C3 का फंक्शन होगा, y नॉट C1 C2 C3 का फंक्शन और z नॉट C1 C2 C3 का फंक्शन। अगर हम इनकी हेल्प से अगर मैं निकाली हमने यहाँ पे C1 C2 C3 की अगर वैल्यू निकाले तो C1 हमारे पास अगेन x y z x नॉट y नॉट z नॉट के टर्म्स में लिखा जा सकता है, C2 भी और C3 भी। तो अगर हम इन तीनों C1 C2 C3 की वैल्यूज़ को उठा के वापस से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में डाल दें, जहाँ पे हमने ये बोला था ना, देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली दिस इक्वेशन 7th इक्वेशन में डाल दें। तो अगर मैं इस 7th इक्वेशन में डाल दूँ इन सब सारी वैल्यूज़ को, तो हमें ये मिलेगा कि x जो होगा वो इसका फंक्शन है, y भी इनका फंक्शन है और z भी इसका फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो करंट पोजीशन थी ना x y और z, वो एक्चुअल में किसका फंक्शन बन गई, इनिशियल पोजीशन x नॉट y नॉट z नॉट का फंक्शन बन गई। और ऐसा ही तो लैग्रेंजियन मेथड में होता है कि जो करंट पोजीशन होती है वो इनिशियल पोजीशन का फंक्शन होती है। सो हेंस साई विच इज इक्वल टू x नॉट y नॉट z नॉट t, साई इज अ फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट और t, और ये लैग्रेंजियन मेथड है। तो हमने यहाँ पे लैग्रेंजियन से आइलेरियन और आइलेरियन से लैग्रेंजियन समझने का ट्राई करा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो इसको रिवाइंड करके 1-2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए।